नमस्कार डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं दिवाकर कुमार। मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और जैसा सिचुएशन आप देख रहे हो, कोविड-19 की वजह से ये लॉकडाउन अभी श्योर है बढ़ेगा। और मेरा अनुमान जहाँ तक लग रहा है, यह लॉकडाउन आपका कम से कम लास्ट जुलाई तक जाएगा। भगवान करे जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी हम लोग इस चीज़ से ऊपर हो। बट जैसा सिचुएशन है, ये जुलाई तक जाएगा और आपका एग्ज़ाम जो भी होगा अगस्त और सितंबर में ही कंडक्ट कराया जाएगा। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, मई स्टार्ट ही हुआ है। मई, जून, जुलाई, अगस्त बहुत टाइम होते हैं। जिन लोगों का प्रिपरेशन एक लेवल में आ चुका है वो लोग बस रिवीजन करें, सेट प्रैक्टिस करें। और 15 मई से मैं आपके लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप दोनों में डेली टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाने जा रहा हूँ, जिसमें पर डे आपको 10 या 15 डिसाइड नहीं किया, बट उसी के आसपास में क्वेश्चन रहेंगे। हर दिन आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, अगला दिन उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। टाइम फिक्स होगा। आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करना, ताकि आप बूस्टअप कर सको अपने स्कोर को। और टेस्ट में जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे टेलीग्राम लिंक दिया होता है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया होता है, आप दोनों ज्वाइन कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स। और हमारा जैसा कि आप देख रहे हो, विराम एवं गति का सेकेंड पार्ट है। इससे पहले वाला पार्ट में कुछ रह गया था जो आज हम इसमें पूरा करेंगे। और कल हमारा चैप्टर शुरू होगा प्रकाश। और आप जैसा देख रहे हो, मैं कुछ रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ। कल से मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको साइंस और मैथ का रेगुलर वीडियो अपलोड कर सकूँ, ताकि हमने जो टारगेट किया है 3 महीना में मैक्सिमम सिलेबस कवर करने का, साइंस, एडवांस मैथ प्लस साइंस, वो हम कोशिश करेंगे। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर। एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन है। जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो पहले विराम एवं गति का पहला पार्ट देख ले, क्योंकि उन्हीं का वो बचा हुआ पार्ट है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। बल क्या है? तो बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु को अवस्था में परिवर्तन लाता है। कहने का मतलब है, कोई वस्तु अगर गति में है तो वो उस पर बल लगा के आप उसे विराम में ला सकते हो। कोई विराम है तो उसे आप गति में ला सकते हो। ठीक है, उसे ही हम बल कहते हैं, इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, तो बल का मात्रक हमने क्या देखा? न्यूटन। न्यूटन क्यों? क्योंकि न्यूटन सर ने, आइजैक न्यूटन ने इसकी खोज की थी। ठीक है, अब हम देखते हैं एक न्यूटन बल क्या है। तो एक न्यूटन बल वह बल है जो 1 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। आपसे कोई बोलेगा व्हाट इज 1 न्यूटन फोर्स, तब आप बताना कि 1 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे, उसे 1 न्यूटन बल कहते हैं। जैसे 1 केजी अगर भार है तो इसका मतलब है आपका कि 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु पे 9.8 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से जी फोर्स लगाया गया है, और वही फोर्स मिलके किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमें दे देता है न्यूटन। इसका मतलब है कि 1 केजी पे जो भार लगता है वह कितने के बराबर होता है? तो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 1 केजी भार किसके द्वारा लगाया जाता है? तो पृथ्वी के द्वारा जो लगाया जाता है। वो कितना पृथ्वी फोर्स लगाता है? तो 9.8 न्यूटन लगाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। संवेग मोमेंटम, इसे पी से डिनोट करते हैं। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। कहने का मतलब है, संवेग क्या कहते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग बराबर क्या हो जाता है मेरा? द्रव्यमान गुने वेग। कहने का मतलब है कि अगर हमें बोला जाए कि 5 केजी का वस्तु है, 10 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, और बोला जाए 10 केजी का वस्तु है, ठीक है, और वो बोला जाए 3 किलोमीटर प्रति रफ्तार से चल रही है। दोनों मोमेंटम किसका होगा? तो हम देखेंगे दोनों का मल्टीप्लाई करके
तो 10 5 जो यहाँ 50 हुआ, 10 3 जा 30 हुआ, तो हम बोल सकते हैं 5 kg वाले का जो है मोमेंटम ज़्यादा होगा। समझ गया, संवेग ज़्यादा होगा। हमने कैसे निकाला, तो हमने अभी पढ़ा संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। ठीक है, चलिए अब एक कुछ टर्म आते हैं। संवेग कैसी राशि है, तो एक सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। देखो इसे आप ना रट्टा मत मारा करो, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड समझने की कोशिश करो भाई मेरे। अगर हम बात कर रहे हैं संवेग की, तो संवेग क्या होता है मेरा, तो हमने अभी पढ़ा है कि द्रव्यमान गुने वेग, और द्रव्यमान का मात्रक क्या हमने देखा है, किलोग्राम, और वेग का मात्रक हम क्या जानते हैं, मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो यही मिलके हमारा बन जाता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किसका, संवेग का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब एक टर्म है आवेग। क्या बच्चे इन दोनों में अक्सर कंफ्यूज होते हैं। देखो अक्सर इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों का विमीय सूत्र एक होता है। विमीय सूत्र एक इसीलिए होता है क्योंकि दोनों का मात्रक एक हो जाता है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज है। आवेग क्या है, जिसे इम्पल्स बोलते हैं, इसे जे से डिनोट करते हैं। यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्य करे तो बल और समय के अंतराल के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। कहने का मतलब है, जैसे मान लो आप किसी वस्तु पे आप हथौड़ा से चोट करते हो, तो अब वो थोड़ी देर के लिए होता है, वहां पे बल भी लगाते हो, और बहुत ही 1 या 2 सेकंड के लिए आप उस वस्तु पे हथौड़ा को रखते हो। तो इस दोनों के गुणनफल को हम क्या बोलेंगे, आवेग। और संवेग क्या था, तो किसी वस्तु के, हाँ तो हमने क्या देखा फ्रेंड्स, तो वस्तु का आवेग जो है वो क्या है मेरा, तो बल गुने समय अंतराल। कहने का मतलब है, अभी हमने हथौड़ा का एग्जांपल दिया था, प्लस किसी चीज पे हिट करते, मान लो आप 10 न्यूटन से हिट कर रहे हो 1 सेकेंड के लिए, है ना। तो आपने संवेग कितना किया, तो 10 × 1 10 न्यूटन सेकेंड आपने संवेग उत्पन्न किया। ठीक है, सॉरी आवेग आपने उत्पन्न किया। तो आवेग समझ के क्या होता है, बल गुने समय अंतराल। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम आवेग का। समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद व टेनिस गेंद में टेनिस गेंद को कैच करना आसान होता है। क्यों, क्योंकि क्रिकेट और टेनिस गेंद की जब बात की जाए तो क्रिकेट गेंद इससे ज़्यादा भारी होता है टेनिस गेंद से, जिसकी वजह से वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, और जो जितना फोर्स लगाएगा उतना इम्पैक्ट उत्पन्न करेगा, उतना ज़्यादा चोट उत्पन्न करेगा। इसी वजह से टेनिस गेंद को पकड़ना काफ़ी इजी होता है। ठीक है, क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में गतिमान कर लेता है ताकि चोट कम लगे। देखो देखो फ्रेंड्स, इस चीज को आप समझने की कोशिश करो, मैथमेटिकली समझो आप इसे। हमने अभी क्या पढ़ा, तो जे मतलब आवेग जो होता है वो क्या होता है, तो बल गुने समय, अल्प समय अंतराल छोटा समय अंतराल। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, हमने क्या देखा कि जे जो हमने देखा था, जे वो क्या हमने देखा था, तो फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। अब एक बात बताओ आप हमें, मैथमेटिकली से हम प्रूव करते हैं, कोई भी गेंदबाज अपने हाथ को पीछे क्यों खींचता है। आप एक बात बताओ, हमें पता है 10 जो है, सॉरी 20 ले लो, 20 को हम 10 × 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इस 20 को हम 4 × 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस 20 को हम 2 × 10 भी लिख सकते हैं। सब जगह हमारा क्या आएगा, 20 आएगा। लेकिन अब एक चीज देखो आप, हमें पता है संवेग किसका गुणनफल होता है, तो बल गुने समय का। अब एक बात बताओ, यहाँ बल कितना है 10, समय अंतराल कितना है 2, इसका मतलब यहाँ पे चोट थोड़ा अधिक लगेगी, क्योंकि जितना बल अधिक उतना चोट। अब बताओ यहाँ पे आप, यहाँ बल कितना है 4, क्योंकि देखो संवेग सबका, तो आवेग तो 20 ही है सबका। यहाँ आप देखो, यहाँ देखो आप, यहाँ बल कितना हुआ, तो 10, ये तो हमने देख लिया। यहाँ देखो, यहाँ बल कितना हुआ मेरा, तो 4, समय अंतराल कितना हुआ 5, आया तो 20 ही, लेकिन देखो यहाँ पे बल मेरा 10 था, और यहाँ पे बल मेरा कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमने क्या देखा कि हमने जैसे ही समय अंतराल 2 से 5 किया, मेरा बल 10 से 4 हो गया। इसीलिए
कोई भी खिलाड़ी जब कैच पकड़ता है अपने हाथ को पीछे इसलिए करता है ताकि उसका समय अंतराल बढ़ सके, बॉल उसके हाथ में थोड़ी देर टिक सके, और जितनी देर बॉल की समय अवधि बढ़ेगा बल उतना ही कमते चला जाएगा, जैसे कि आपने मैथमेटिकली देखा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बने फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगती है। सेम चीज, क्योंकि गद्दा धंस जैसे ही वो धंस जाता है, दब जाता है, और जैसे ही दबेगा आपका समय अंतराल बढ़ जाएगा, क्या होगा उस पर आपका बल कम लग जाएगा। जितना बल कम लगेगा चोट उतना कम लगेगा आपको। अब हम पढ़ते हैं न्यूटन का तृतीय गति नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये लाइन आप काफी से याद करना कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इंग्लिश में अगर देखा जाए, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका यह मतलब है कि जिस पे बल लग रहा है प्रतिक्रिया भी उसी वस्तु पे होगा। इस बात पे हमेशा याद रखिए, एमसीक्यू जो पूछ देता है कि क्या क्रिया प्रतिक्रिया किसी दो भिन्न वस्तुओं पर होती है, तो नहीं, जिस वस्तु पे क्रिया हुई प्रतिक्रिया का फील भी उसी वस्तु पे होगा। समझ गए? चलिए, इसमें किसी एक बल को क्रिया तो दूसरे बल को क्या बोलते हैं? प्रतिक्रिया। चलिए उदाहरण देख लो आप। बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। क्यों? क्योंकि जिस बल से बंदूक की गोली आगे निकलती है तो वह पीछे की तरफ भी धकेलती है, जिस वजह से झटका लगता है। यह किस नियम से हमें पता चलता है? न्यूटन के तृतीय गति नियम से। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना किस नियम का उदाहरण है? आप बोल देना न्यूटन के तृतीय गति नियम। उसी तरह नाव के किनारे पे आप जमीन पर जैसे ही कूदते नाव पीछे की दिशा में जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऊंचाई से कूदने पे चोट लगता है क्योंकि जितना इम्पैक्ट आप नीचे डालते उतना ही इम्पैक्ट पृथ्वी आप पे डालता है और आपको चोट महसूस होती है। चलो, अब एक टर्म है मेरा संवेग संरक्षण। क्या है? संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये बहुत ईजी है, बस आप समझने की कोशिश करना कि न्यूटन के द्वितीय नियम के साथ न्यूटन के तृतीय नियम के संयोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है संवेग संरक्षण का नियम। इसमें अक्सर बच्चे गलत करते हैं। जब भी पूछा जाता है संवेग संरक्षण के नियम तो बच्चे अक्सर टिक लगाते न्यूटन के तृतीय गति नियम, जबकि संवेग संरक्षण के नियम में दोनों नियम काम करता है न्यूटन का, द्वितीय गति नियम भी और तृतीय गति नियम भी। ठीक है, द्वितीय गति नियम क्या बोलता है? तो वस्तु में संवेग की दिशा उस पे आरोपित बल के समानुपाती होता है। और तृतीय गति नियम क्या बोलता है? कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। इस नियम के अनुसार एक या एक से अधिक वस्तुओं के न्याय लिखा, आप इसे निकाय पढ़ना, सिस्टम पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो क्या हमने देखा? इस नियम के अनुसार एक या एक से अधिक वस्तुओं के सिस्टम पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात संरक्षित रहता है। इस कथन को इस संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। कहने का मतलब है किसी वस्तु में कुछ एक्शन हो रहा है और उस पर हम कोई बाहरी बल नहीं लगा रहे हैं, इसका मतलब है कोई वस्तु जितना संवेग वह उत्पन्न करेगी उतना ही वो खुद का रिएक्शन भी फील करेगी। जैसे देखो, जब भी रॉकेट को अंतरिक्ष की तरफ छोड़ा जाता है तो उससे एक विशाल मात्रा में गैसें निकलती है। वह गैस पृथ्वी पे एक, क्या देखा आपने कि जब भी रॉकेट निकलती है, ठीक है, तो वो एक गैस का एक बवंडर हम देखते हैं पृथ्वी की तरफ निकलता है, जो जिसका काम क्या होता है, पृथ्वी की तरफ वो इतना बल लगाता है ताकि उतना ही बल वह प्राप्त कर सके। और न्यूटन के तृतीय गति नियम यही तो बताता है हमें
कि जितना बल वह कोई वस्तु लगाती है उतनी ही बल से वह प्रतिक्रिया भी झेलती है। इसका मतलब जितना बल वह गैस लगाएगा उतना ही बल रॉकेट पे लगेगा, और ताकि वह अंतरिक्ष में जा पाएगा, ठीक है, पलायन वेग जा पाएगा। और हमने दूसरा गति नियम क्या देखा, तो संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। अब यह बल जैसे ही प्रतिक्रिया लगाया तो इसमें एक संवेग उत्पन्न होगा जो इस रॉकेट को अंतरिक्ष की तरफ ले जाने में हेल्प करता है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए एक लास्ट है, हमने देखा आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन। जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है तो उसकी गति को आवर्त गति कहते हैं। समझाने की कोई जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट से आप समझ गए होंगे। तथा यह निश्चित समय अंतराल आवर्त काल का था। कहने का मतलब है कोई एक वस्तु है एक निश्चित समय अंतराल पर उस गति को बार बार रिवाइज कर रही हो, उसी गति को एक समय अंतराल में फॉलो कर रही हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, आवर्त गति कहेंगे। ठीक है, एक सेकेंड में वह अपनी गति को जितनी बार दोहराती है वह उसकी आवृत्ति होती है। एक सेकेंड में कोई वस्तु अपनी गति को जितनी बार रिपीट करती है उसकी आवृत्ति बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, तो हर्ज होता है। ठीक है, चलिए अब हमने जो पढ़ा अभी पीरियोडिक मोशन, आवर्त गति, उसका कुछ विशेषताएं देखते हैं। तो सरल आवर्त गति की विशेषताएं। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी माध्य स्थिति से गुजरता है, अब एक चीज आप देख लो, आप एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूं तभी आपको समझ में आ पाएगा। हम ना एग्जाम्पल की तरफ ले लेते हैं, पेंडुलम को ले लेते हैं। ठीक है, पेंडुलम आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ मेटल का बना होता है, वो के पेंडुलम का क्या होता है, लिमिटेशन होता है, यह यहाँ से यहाँ जा सकता है, इसी बीच में वो मूव करता है। तो इसे हम बोल सकते हैं यह एक पीरियोडिक मोशन है, आवर्त गति करता है, एक निश्चित समय अंतराल पे मूव करता है। अब देखो इसका कुछ देखो, अब सरल आवर्त गति करने वाला कण, मान लो यह कण जो है आवर्त गति करता है अपने माध्य स्थिति में, माध्य स्थिति मतलब ये यहाँ पे बिल्कुल हो। ठीक है, अब एक बात बताओ, उस पर कोई बल कार्यरत नहीं होता। अब देखो जब ये माध्य स्थिति में होगा तो ना ही कोई इधर खिंचाव होगा ना ही कोई इधर खिंचाव होगा, मतलब यह उदासीन अवस्था में होगा, इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, उसका त्वरण शून्य होगा। स्वाभाविक सी बात, हमने क्या पढ़ा है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और वेग में परिवर्तन की दर किससे होता है, बल के कारण, द्वितीय गति नियम हमने देखा है ना। तो एक बात बताओ, जब उस पे कोई बल ही नहीं कार्य कर रहा हो तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, और उसका वेग क्या होगा, अधिकतम होगा। देखो अधिकतम क्यों होगा, क्योंकि कोई वस्तु अगर यहाँ से झूलते हुए अगर वो आ रही है तो इस स्थिति में बिल्कुल माध्य स्थिति में होगी, इसका स्पीड अधिक होगा, इसी वजह से इस बल की वजह से आगे जाता है। और जैसे ही ये ऊपर की तरफ थोड़ा जाता है फिर वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करने लगता है और इसकी गति हल्की धीमी हो जाती है माध्य स्थिति की अपेक्षा। ठीक है, चलिए और फिर हमने देखा क्या होगा, तो गतिज ऊर्जा अधिकतम हो। क्यों, क्योंकि हमने अभी देखा कि कोई आवर्त काल में माध्य स्थिति में है तो उसकी गति अधिक होगी, गति जितनी अधिक होगी गतिज ऊर्जा उतनी अधिक होगी। स्थितिज ऊर्जा शून्य होगा, क्योंकि हमने देखा कि गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। चलो, सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदु पर, अभी हमने देखा सारा कंडीशन जब वो माध्य स्थिति में हो, अब हमारा कंडीशन जब वो लास्ट पॉइंट पे इधर या इधर। ठीक है, तो बिल्कुल उसका अपोजिट आपने जो पढ़ा माध्य स्थिति का, उसका अपोजिट याद कर लो। जैसे उसका त्वरण अधिकतम होगा, यहाँ पे न्यूनतम था तो यहाँ पे अधिकतम होगा, या यहाँ पे उस पर कार्य करने वाला द्रव्यमान बल क्या होगा, अधिकतम होगा। प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, आगे चलिए, गतिज ऊर्जा शून्य होगा क्योंकि स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। वेग क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ पे अगर अधिकतम हो तो ये लास्ट पॉइंट पे जाके ही तो रिटर्न होता है, इसका मतलब है इसका वेग जब तक शून्य होगा नहीं यह अपनी फिर माध्य स्थिति की तरफ आ नहीं पाएगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा हमने रेस्ट एंड मोशन को कंप्लीट किया। कल हमारा शुरू होगा
लाइट चैप्टर प्रकाश जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश करेंगे हम उससे रिलेटेड जितने टर्म हैं वो पढ़ लें, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यूज देख लें हम एग्जाम में जितने प्रीवियस ईयर आ चुके हैं। तो कल हमारा टॉपिक होगा प्रकाश। उम्मीद है आप सब अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे और कल से हमारा प्रयास रहेगा कि प्रतिदिन मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर, बाय।